हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और इसमें हमने पास्कल लॉ और उसकी एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। प्रैक्टिकल लाइफ में हम प्रेशर डिफरेंस को कैसे मेज़र कर सकते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो इस प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर एक ओपन ट्यूब होती है यू शेप की, इस टाइप से, जैसे ये हमने यहाँ पर वो हम फ्लूइड फिल करेंगे जिसका प्रेशर हमने मेज़र करना है। और ये यू शेप की ट्यूब होती है, दिस इज़ मैनोमीटर। ये यहाँ से हमने ओपन रखनी है। अब मैनोमीटर में हमें लिक्विड फिल करना है। अगर हमें स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करना है तो हम यहाँ पर फिल करेंगे लो डेंसिटी का लिक्विड, और अगर हमें लार्ज प्रेशर डिफरेंस मेज़र करने हैं तो यहाँ पर हम हाई डेंसिटी का लिक्विड फिल करेंगे। लो डेंसिटी का जैसे ऑयल हो गया और हाई डेंसिटी जैसे मर्क्यूरी की होती है। तो हमने लार्ज के लिए हाई डेंसिटी का लिक्विड फिल करना है और लो के लिए स्मॉल प्रेशर डिफरेंस के लिए लो डेंसिटी का लिक्विड फिल करना है। अब यहाँ से हमने एक एंड इसका कनेक्ट करना है टू द वेसल। वेसल में हम वो एयर फिल करेंगे जिसका हमने प्रेशर मेज़र करना है। अब होएगा क्या, यहाँ पर हमने एयर फिल की हुई है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से यहाँ से लिक्विड डाउन जाएगा इस आर्म में से, और यहाँ से क्या जाएगा, अप जाएगा। तो ये जो लिक्विड की हाइट्स हैं इनमें डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, जैसे कि हाइट पे बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। मान लेते हैं एच हाइट का आया, और ये किसकी वजह से आया, जो यहाँ पर एयर फिल है उसकी वजह से आया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे हाइट मेज़र कर लेनी है। तो हुआ क्या, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, तो पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पी सी प्लस में एच रो जी। ये हमने फॉर्मूला पहले डिस्कस कर दिया था। तो पी ए माइनस पी सी क्या आ जाएगा, एच रो जी। अब पी सी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, बिकॉज वो तो ओपन है ना साइड से। तो पी सी इक्वल है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इसको डिनोट कर देते हैं पी ए से। और जो पी ए है इस पॉइंट पे प्रेशर, उसको हम लेट कर लेते हैं पी। तो आपके पास आ जाएगा पी माइनस पी ए इज इक्वल टू एच रो जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करें मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ रोज प्रेशर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास बायंसी। बायंसी भी एक टाइप की फोर्स होती है। अगर हम किसी फ्लूइड में कोई बॉडी इमर्स कर रहे हैं, जैसे मान लो आपने ये कोई पानी का टब वगैरह लिया, इसमें फुटबॉल को इमर्स किया, तो वो वापस ऊपर आ जाएगी ना। क्यों, क्योंकि हमने तो नीचे फोर्स लगा दी, तो वो ऊपर क्यों आ रही है, नीचे ही क्यों नहीं रह जाती है, अपने आप उसको टोन ऊपर भेज रहा है वापस। तो जो ऊपर फोर्स भेज रही है दैट इज अपवर्ड थ्रस्ट। अपवर्ड थ्रस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स, या हम इसको बोलते हैं सिंपल बायंसी। क्लियर। जो अपवर्ड फोर्स लगती है बॉडी पर, जिसको हमने फ्लूइड में इमर्स किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं अपवर्ड थ्रस्ट या बायंट फोर्स या बायंसी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन का मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी फ्लोट करेगी और कौन सी बॉडी सिंक करेगी। तो इसीलिए हमारे पास लॉ है। जैसे मान लीजिए हमने लिक्विड ले रखे हैं और इसमें हमने बॉडी इमर्स की, जिसका वेट मान लिया कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, और इस बॉडी ने कुछ ना कुछ पानी डिस्प्लेस किया होएगा, या मतलब जो भी फ्लूइड हमने ले रखे हैं, तो उसका वेट हमने जो लिक्विड डिस्प्लेस है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, उसको हमने मान लिया स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, ट्रू वेट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी हमने
इमर्स की है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लग रही है, एक बाइंड फोर्स लगेगी। तो अगर मान लो इस बॉडी का जो वेट है कैपिटल W वो ग्रेटर है स्मॉल w से, तो ऑब्वियसली ये बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक। सेकंड की क्या होता है कि जो W है वो स्मॉल है W से, स्मॉल w से, तो वो क्या करेगी, सरफेस पे फ्लोट करेगी इस टाइप से। क्या करेगी, सरफेस पे फ्लोट करेगी। तो अगर W इज इक्वल टू भी W हो सकता है, इस केस में भी बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। जैसे मान लो एक टाइम पे वो जितनी आ रही ना, जितना पार्ट उसका अंदर चला गया उतना ही अंदर रह जाएगा, रेस्ट पे होएगी वो एनीवेयर विद इन द लिक्विड, तो यहाँ पर भी फ्लोट करेगी। तो यहाँ जितना पार्ट, जैसे मान लो ये ज़रूरी नहीं है कि हाफ हाफ ही जाए। अगर जैसे हमने जब उसको एक बार अंदर डाला, जैसे मान लो कोई आपकी चीज़ होती है स्पंज, वो कई बार टेढ़ी फ्लोट करती है, इतना पार्ट अंदर जाता है, कई बार ऐसे अंदर जाता है, कई बार जैसे जितना पार्ट उसका अंदर चला गया, और जब वो वेट इज इक्वल टू W हो जाएगा, कैपिटल W स्मॉल w के इक्वल हो जाएगा, वो उसी पोजीशन पे रह जाएगी, उसके बाद वो चेंज नहीं करेगी। सो लो फ्लोटेशन क्या है, लो फ्लोटेशन स्टेट करता है कि एक बॉडी फ्लोट करेगी इन द लिक्विड इफ वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द इमर्स पार्ट ऑफ द बॉडी इज एटलीस्ट इक्वल हो या ग्रेटर देन हो वेट ऑफ द बॉडी के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे नेम से ही क्लियर है, इंटरमोलिक्यूलर मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लगेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। लेट कर लेते हैं हम, जैसे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को दिखा रहे हैं वाई एक्सिस पे, और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। तो जैसे हम डिस्टेंस कम कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एट अ फाइनाइट पॉइंट तक उनमें अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, फिर अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगी। हमेशा अट्रैक्शन को हम दिखाते हैं नेगेटिव से, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव पे ले रखे हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स तो पूरी वाई एक्सिस पर है, और पॉजिटिव का मतलब है वो रिपल्सिव है, नेगेटिव का मतलब है वो अट्रैक्टिव है। तो ये बी पॉइंट तक तो ये अट्रैक्ट करेगा, बट उसके बाद अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स आपस में रिपेल करना स्टार्ट कर जाएंगे और फोर्सेस क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। अब ये डिस्टेंस होता है कितना है, नॉर्मली होता है 10 एंगस्ट्रॉम, फिर अट्रैक्टिव रहता है अप टू 5 एंगस्ट्रॉम, और 3.5 पर वो यहाँ से रिपल्शन नहीं, मतलब उनकी जो अट्रैक्शन है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन में कन्वर्ट हो जाती है। अब टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एडहेसिव एंड कोहेसिव। एडहेसिव एंड कोहेसिव। एडहेसिव जैसे आपके पास एडहेसिव टेप होती है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में लगती है उनको हम बोलते हैं एडहेसिव। जैसे गम है वो भी एडहेसिव है, और टेप है वो भी एडहेसिव है, उनमें जो फोर्स है वो भी एडहेसिव है, क्योंकि एडहेसिव ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोहेसिव। कोहेसिव क्या होगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में लगती है उनको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। ये जो दोनों फोर्सेस हैं, कोहेसिव चाहे एडहेसिव, ये वेरी करती हैं इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस की 7th पावर की। तो ये आ जाएगा R7 अपॉन में ऊपर कोई भी कांस्टेंट A, कोई भी फोर्स है, चाहे एडहेसिव है चाहे कोहेसिव है। एडहेसिव और कोहेसिव दोनों ही फोर्सेस क्या हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अब इनका ओरिजिन क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, ये ओरिजिन है जो इनका वो इलेक्ट्रिकल है। मतलब जो आपके पास मॉलिक्यूल होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है एटम में, और साइड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जब इसके पास कोई और एक और मॉलिक्यूल आता है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ये जो ओरिजिन है ये इलेक्ट्रिकल ओरिजिन होता है, और इनको हम इसलिए क्या बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस। क्या बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस।
तो कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हमेशा वंडरवॉल फोर्सेस तो होंगी। उससे एक्स्ट्रा जैसे कोवलेंट बॉन्ड वगैरह जो होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, इस टाइप की और फोर्सेस भी हो सकते हैं, बट वंडरवॉल तो हर मॉलिक्यूल्स में ही रहती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वंडरवॉल तो हमेशा ही आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिक्विड। इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द लिक्विड क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम ईच अदर इन्फ्लुएंस। मतलब जिस एनर्जी से वो जुड़े हुए हैं या जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करवाने के लिए, उनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी। नाउ देयर आर सम मोर इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सरफेस टेंशन। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट सम अट्रैक्शन। मतलब जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, पानी पड़ा है, यहाँ पे पानी पड़ा है, तो अगर पानी इसके पास आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो किस एरिया तक, मॉलिक्यूल के किस रेंज तक वो अपनी अट्रैक्शन लगा सकता है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। अब ये यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में क्या है? रेंज है। इस डायरेक्शन में क्या है? रेंज। इतना रेंज है। अब अगर हम रेंजेस को रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर दे, कंप्लीट स्फीयर, तो हमें ये हर डायरेक्शन में पता चल जाएगा। तो इस स्फीयर को हम बोल देंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा? इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन विद मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज रेडियस। तो वो क्या आ जाएगा? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है। थर्ड है सरफेस फिल्म। व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस फिल्म? सरफेस फिल्म होती है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट विद थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। ये जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज, उसको हम बोलते हैं सरफेस फिल्म। ठीक है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है। नाउ नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सरफेस टेंशन। अब हमने क्या देखा कि कोई भी लिक्विड जो होता है ना, वो हमेशा स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करता है। जैसे जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो स्फेरिकल होती हैं। आप कोई भी एक ड्रॉप लो अपनी फिंगर में लिक्विड की, तो वो हमेशा उसकी जो टेंडेंसी रहती है वो स्फेरिकल रहने की कोशिश करती है। स्फेरिकल क्यों रहती है? बिकॉज उस शेप में उसका जो सरफेस एरिया होता है वो लीस्ट होता है, मिनिमम होता है। तो सरफेस टेंशन क्या होगी? प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। और ये बिहेव करता है जब ऐसे कि उसको कोई पुश कर रहा है अंदर की तरफ, उसको किसी स्ट्रेच मेम्ब्रेन ने पकड़ रखा है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसे मिनिमम नहीं रहती, जैसे हम स्ट्रेचेबल कपड़े पहनते हैं तो वो मिनिमम रहती है, जैसे जितना स्किन के साथ बीच में गैप नहीं रहता, बिल्कुल चिपक जाती है। तो जो रेन ड्रॉप्स हैं उसके बाद अगर हम स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन लगा देंगे तो वो भी मिनिमम सरफेस एरिया कवर करेगी। तो सरफेस टेंशन क्या होगी? प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया एंड एज सच इट बिहेव्स एज इफ कवर्ड बाय द स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम मेजर कैसे कर सकते हैं सरफेस टेंशन को? सरफेस टेंशन मेजर करने के लिए हम, जैसे मान लो हमने यहाँ पे मेजर करना है, तो यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी ए बी, जो हम कोई भी लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियली ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट की अलोन, तो इससे जो राइट एंगल्स होंगी इस पर सरफेस टेंशन एक्ट करेगी। सरफेस टेंशन को हम मेजर कर सकते हैं एज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ अ लाइन इमेजिन टू बी ड्रॉन टेंजेंशियली एनीवेयर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट। जो लिक्विड है एट रेस्ट, उस पर जो फ्री सरफेस है उसके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सरफेस टेंशन जो यहाँ पर फोर्स आएगी उसको हमने लेंथ से डिवाइड करना है, तो यूनिट लेंथ पे फोर्स आ जाएगी।
तो सरफेस टेंशन यही है, फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, F डिवाइडेड बाय L। अगर हम इसी यूनिट की बात करें तो फोर्स की होती है डाइन और लेंथ की होती है सेंटीमीटर इन सीजीएस सिस्टम। तो जो ये सीजीएस सिस्टम में से यूनिट आएंगी वो आएंगी डाइन पर सेंटीमीटर, और एसआई में क्या आ जाएंगी, न्यूटन पर मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का होता है MLT-2 और लेंथ का L, तो ये बन जाएगा M1L0T-2। अब सरफेस टेंशन, फोर्स तो वेक्टर है बट सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, ये हर डायरेक्शन में राइट एंगल पे ही रहती है। ये टेंजेंट है और इसके राइट एंगल पे, जैसे ये टेंजेंट है राइट एंगल, टेंजेंट है राइट एंगल, तभी तो मिनिमम सरफेस एरिया कवर करेगी ना। तो इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, ये हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर लगती है। सो इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है फॉर अ गिवन लिक्विड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर। क्लियर।